Hello everyone, my name is Srishti Singh and I have scored rank 78th in UPSC CSE 2020 and I'm here to share my story and my preparation strategy with all of you. First of all, I want to tell everyone that this was my first attempt and it took me around 2 years to prepare for this exam. 2 साल प्रिपेयर करने में और कोरोना की वजह से जो भी टाइम बढ़ा उसकी वजह से मैंने शुरू किया था जुलाई 2019 में और उसके बाद 2 साल के बाद अब रिज़ल्ट आया है. मेंस के लिए आई टुक एन अप्रोच ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द 4 पेपर्स एंड उनमें कैसे आप हर एक पेपर में अपना एक एलिमेंट ला सकते हैं. प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रेपरेशन होती है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड होती है. आप प्रीलिम्स को मेंस से डिसोसिएट करके तैयारी नहीं कर सकते. लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कर लो फिर 2 महीने में मेंस की तैयारी कर लेंगे, तो ये तो स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से फर्स्ट डे से गलत है. प्रीलिम्स के साथ ही आप मेंस की तैयारी कीजिए. एंड फर्स्ट डे से मैंने जब तैयारी शुरू की थी विच स्टार्टेड इन जुलाई 2019, तो मैंने आंसर्स साथ में लिखने स्टार्ट किए थे. आंसर्स लिखना कैसे स्टार्ट करना है इज़ अ कॉमन क्वेरी कि आंसर्स कब लिखने शुरू करने चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से ढूंढते हैं. तो क्वेश्चंस की तो कोई कमी नहीं है, आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं. कुछ लोग होते हैं कि वो यूपीएससी के 10 साल के पुराने पेपर्स के एक एक क्वेश्चन रोज़ उठाते हैं और उनको लिखते हैं. कुछ लोग होते हैं कि ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आंसर लिख के पोस्ट किए जा सकते हैं. कुछ लोग होते हैं कि शुरू से टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं या किसी कोचिंग की डेली कॉम्प्रहेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की चीज़ें ले लेते हैं. आप कोई भी अप्रोच ले सकते हैं. मुद्दा ये है कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जल्दी शुरू करनी है. और आंसर राइटिंग में 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं. जैसे एक हो गया कि आपको कंटेंट पे फोकस करना है, एक हो गया कि आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, एक हो गया कि आपको आंसर राइटिंग में जो भी फ्लो चार्ट्स हैं विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, लेकिन लोगों के लिए फ्लो चार्ट्स थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है, मैप्स कैसे ड्रॉ करने हैं. ये सारी प्रॉब्लम्स अक्सर लोग फेस करते हैं. एंड देन देर इज़ अनदर प्रॉब्लम कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया जो आता ही नहीं है तब क्या करें. तो ये वाले which I'll say surprises in mains. तो going by a generic approach of combine all the papers जिनमें ये चारों aspects वर्क करते हैं. सबसे पहले जब आप कंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस के किसी भी पेपर के लिए, सो डोंट टाइम योर सेल्फ फर्स्ट डेवलप योर कंटेंट. योर माइंड शुड बी हैबिचुएटेड कि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखिए तो आपको क्वेश्चन का एक बेसिक क्रक्स समझ आ जाए और उसके बाद आप क्वेश्चन के आपको क्या कंटेंट लिखना है वो आपके दिमाग में कहीं एक ट्रिगर आना चाहिए कि इफ़ समबडी इज़ आस्किंग यू अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर योर माइंड शुड से कि यू हैव टू राइट नागरा एंड द्राविड एंड वेसरा और कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनके एग्जाम्पल देने हैं. दिस शुड हैपन एंड दिस वुड ओनली हैपन जब आप प्रैक्टिस करेंगे. देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो short term approach. This comes as a long term process. Again coming to presentation, बहुत सारे लोगों की प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि पॉइंट्स में ही लिखते हैं. कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि वो पैराग्राफ में लिखते हैं. देन देर आर पीपल जो कहते हैं कि नहीं मिक्स्ड अप्रोच लेनी चाहिए एंड टाइम के हिसाब से लिखना चाहिए, टाइम कम हो तो ब्लॉग्स बना लेने चाहिए. दिस कुड ओनली बी डिसाइडेड बाय योर ओन पर्सनल डिसीजन. अगर आपको लगता है कि आप यू आर बेटर विथ पॉइंट्स, गो विथ पॉइंट्स. इफ़ आपको लगता है कि आप पैराग्राफ्स में खुद को ज़्यादा अच्छे से समराइज़ कर पा रहे हैं, आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं. आप ये कैसे पता करेंगे कि क्या अप्रोच आपके लिए बेटर है? तो टेस्ट सीरीज़ यूज़ कीजिए. जितने पेपर्स दे सकते हैं उन पेपर्स पे मतलब उनके फीडबैक पे टाइम स्पेंड कीजिए कि कितने स्कोर आए आपके, क्या आपको जब आप पेपर चेक होके आ रहा है तो उसमें क्या गलतियां बताई गई हैं. एंड आई वुड रेकमेंड कि जब आप एटलीस्ट जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस के लिए आप एक टेस्ट सीरीज़ भले ही 7-8 पेपर्स की लें, लेकिन उसे किसी भी कोचिंग की, तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. इससे
फ़ायदा ये होता है कि कंटेंट की तो कमी है नहीं यूपीएससी डोमेन में, हर किसी के पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन उसे सिस्टमैटिक तरीके से लिखना कि इन्विजिलेटर आपके कंटेंट से खुश हो जाए या इन्विजिलेटर को आपका कंटेंट इम्प्रेसिव लगे, ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ये सारी चीज़ों के लिए फीडबैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कोई दूसरा पर्सन ही कर सकता है हु कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यूपीएससी को किस तरह के आंसर्स की ज़रूरत है। कमिंग टू फ्लो चार्ट्स, तो फ्लो चार्ट्स का कोई रूल नहीं है कि फ्लो चार्ट्स लीनियर होने चाहिए या फ्लो चार्ट्स लेफ्ट टू राइट ड्रॉन होने चाहिए, स्कैटर डायग्राम्स होने चाहिए। यू कैन बी एज इनोवेटिव एज you are, you can experiment, you can innovate. I used to innovate a lot in my flowcharts कि कभी कोई चीज़ अगर बहुत सारी लिख दी पैराग्राफ के फॉर्म में, तो उसके बाद मैंने नॉर्मल ऐसे एरो डायग्राम्स बना दिए कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, एंड फाइनल रिजल्ट ऐसा कुछ हुआ। देन इसके अलावा people even draw things, जैसे आर्ट एंड कल्चर में इट्स अ वेरी गुड अप्रोच टू ड्रॉ टेम्पल्स, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्तूपा, या फिर जोग्राफी में तो मैप्स, सो दे आर सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने जोग्राफी का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना, आपके दिमाग में कोई भी मैप स्ट्राइक कर रहा है, तो जस्ट यू शुड ओनली टेक 10 seconds एंड ड्रॉ इंडिया का मैप। तो आपको हर जगह, जितनी जगह आप ड्रॉ कर सकते हैं, पेपर में ड्रॉ कीजिए, एंड उससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन बहुत कन्वीनियंटली कन्वे हो जाती है। कमिंग टू सरप्राइजेज, कि क्या उन क्वेश्चंस में क्या करें जो आते ही नहीं हैं। इसमें भी लोगों की अलग अलग अप्रोच हो सकती है, बट मैंने अपनी प्रेपरेशन में और फाइनल अटेम्प्ट के बाद ये समझा कि मेंस इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर एंड the checking of mains is also subjective. So it's not necessary कि आपको 20 क्वेश्चन आए हैं तो 20 के 20 आपको आते हों। मुझे भी पेपर में कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट मैं वो क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आई। आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं उस क्वेश्चन में जो भी मुझे फॉर द बेटर ऑफ मी जो भी नॉलेज मुझे हो, मैं उसे लिख के आऊँ, और उसे बेस्ट उन क्वेश्चंस में तो मैं प्रेजेंटेशन पे और ध्यान देती थी कि अच्छा ये मुझे नहीं आता है, तो मैं इन क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी कर दूं कि इफ द एग्जामिनर वाज विलिंग टू गिव मी 5.5 आउट ऑफ 10 ऑन अ गुड आंसर, ही इज़ कंपेल्ड टू गिव मी 2.5 ऑन अ बैड आंसर। तो वो 2-2.5 नंबर आपके ब्राउनी पॉइंट्स बन जाएंगे, एंड फ्रॉम देयर यू कैन जस्ट एड अप द स्कोर ऑन योर फाइनल स्कोर शीट। वही 2-2.5 नंबर एड अप होके इवेंचुअली आपके लिए क्वालिफाइंग स्कोर बन सकते हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच के साथ चलें, तो पहला पेपर तो होता है एसे का, एंड एसे के केस में इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड इट्स अ वेरी निग्लेक्टेड सब्जेक्ट एज वेल, क्योंकि एसे के केस में वी यूजुअली से कि 3-4 ऐसे प्रैक्टिस कर लो और फिर चले जाओ मेंस में अपेयर होने के लिए, पर आई थिंक ऐसे कम से कम आपको 7-8 तो लिख के जाने ही चाहिए। ऐसे के लिए एथिक्स के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप छोटी छोटी पोएम्स, कोट्स एडअप करते रहें, जो आप ऐसे में जगह जगह पे कोट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे, एनेक्डोट्स के तौर पे, जो भी केस स्टडीज़ आप अपने ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आपने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ी जो आपको स्ट्राइकिंग लगी, जो आपको लगा कि अरे दिस इज़ समथिंग विच इज़ वर्दी ऑफ शेयरिंग, उसको आप ऐसे में एक एनेक्डोट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक ऐसे इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि लीस्ट मेहनत में सबसे कम लिख के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जीएस के पेपर से ज़्यादा डेफिनेटली ऐसे में स्कोर किया जा सकता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द पेपर ऐसे में टेक 10 minutes इन द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक कि आपको ऐसे किस सब्जेक्ट पे लिखना है, एंड मेक अ स्कैटर डायग्राम इन द रफ पेज लास्ट में जो पेपर शीट में दिया रहता है, एंड ट्राई एंड कंपाइल वट एवर पॉइंट्स आर कमिंग इन योर माइंड कि ये मुझे लिखना है ऐसे में, उसको एक बार 5 मिनट के अंदर सिस्टमाइज़ कर दीजिए कि हाँ इसके बाद मुझे इंट्रोडक्शन देना है, फिर मैं पेस्टल अप्रोच से, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एथिकल पेस्टल अप्रोच, इस अप्रोच से टॉपिक को डिसइंटीग्रेट करूँगा, या फिर मैं
इंडिविजुअल लेवल, फिर फैमिली लेवल, फिर सोसाइटी लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल कोई एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपके पास विमेन एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम है और विमेन एम्पावरमेंट पे आपको ऐसे लिखना है, तो आप पहले एक इंडिविजुअल वुमेन की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, फिर आप उसको फैमिली में क्या इम्पैक्ट पड़ता है उससे, फिर आप ये बता सकते हैं कि एज अ सोसाइटी विमेन एम्पावरमेंट नहीं होती तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, नेशनल लेवल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नेशनल परसेप्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल एक्सेस, सोशल मोबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देन इंटरनेशनल लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरह से भी आप ऐसे में अप्रोच रख सकते हैं। अगेन आई विल से कि ऐसे की अच्छी प्रैक्टिस करके जाना इज़ फीजिबल इफ़ आपको मेंस में अपना स्कोर सीधे सीधे आसानी से बढ़ाना है। कमिंग टू GS 1 का मेजर पार्ट इज़ हिस्ट्री एंड जोग्राफी, GS 2 is basically polity and governance, 3 में you have economics, disaster management, security etc. and 4 is ethics। तो मेरे केस में मुझे 4 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था बिकॉज ऑफ द पैंडमिक एंड आई यूटिलाइज्ड those 4 months। 2 of those months were utilized in the preparation of मेंस के सब्जेक्ट्स। तो मैंने प्रीलिम्स के पहले ही अपनी मेंस के सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म कर लिए थे, उनके नोट्स बना लिए थे और उनकी क्लासेस जो भी मुझे करनी थी वो मैंने ख़त्म कर ली थी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेंस के सब्जेक्ट्स अगर पॉसिबल हैं तो प्रीलिम्स के पहले करके बैठिए, ताकि आप प्रीलिम्स के बाद के जो भी टाइम है उनको आंसर राइटिंग और कंटेंट इम्प्रूवमेंट पे इन्वेस्ट कर सकें। GS 1 के केस में हिस्ट्री के लिए आप NCERTs के पे बहुत ज़्यादा स्टिक कीजिए। GS 1 में NCERTs का बहुत ज़्यादा रोल है बिकॉज NCERTs एटलीस्ट आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में बहुत कॉम्प्रहेंसिव और बहुत माइन्यूट डिटेल्स देती हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट के लिए आई थिंक आंसर राइटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप एक टाइम तक प्रीलिम्स के लिए पढ़ते पढ़ते यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, लेकिन आपको उस चीज़ को कैसे लिखना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइटिंग इट स्ट्रेट अवे एंड देन राइटिंग इट इन अ मैनर कि वो एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस कर पाए, एग्जामिनर आपके पॉइंट को समझ पाए, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। जोग्राफी के लिए मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि यूज़ ऑफ मैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स, स्टैटिक बुक्स जो सब लोग पढ़ते हैं वो पढ़ लेना तो ठीक है, लेकिन आप कितनी ऑन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आप अपना स्कोर काफ़ी बढ़ा सकते हैं। अगेन कमिंग टू GS 2, आई थिंक पॉलिटी और गवर्नेंस के केस में गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट डेटा बहुत यूज़फुल है टू कोट, एंड बहुत सारे लोग ARC रिपोर्ट्स कोट करते हैं, बट ARC रिपोर्ट्स अब काफ़ी पहले आई थी। अभी आप करेंट डेटा अगर कोट करें, करेंट रिपोर्ट्स जो भी आती हैं, नीति आयोग की आई हो या किसी मिनिस्ट्री की आई हो, मिनिस्ट्री साइट्स पे अक्सर आती रहती हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इन माय ओपिनियन। इन केस ऑफ GS 3, आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर इकोनॉमिक्स का पार्ट, एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए GS 3 में ब्रॉडर सेंस में आप अगर पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि इट्स अ वेरी नॉलेज इंटेंसिव पेपर और आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इन जनरल उस पेपर में लिखने के लिए, तो पॉइंट्स में लिखना और ढेर सारे पॉइंट्स लिखना सिस्टमैटिकली आई थिंक वुड इम्प्रूव योर स्कोर इन अ बेटर वे। एथिक्स की जहाँ तक बात की जाए तो एथिक्स इज़ अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट एंड पीपल से कि एथिक्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है। आई थिंक एथिक्स के लिए बेसिकली लोग लेक्सिकॉन पढ़ते हैं, एंड लेक्सिकॉन के बाद आई डिड अ कॉम्प्रहेंसिव लिस्टिंग ऑफ ऑल द स्मॉलर थिंग्स जो एथिक्स में मैटर करती हैं, जैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एंड मैंने इनका एक प्री डिफाइंड रेपोजिटरी बना ली थी कि इनकी अगर इफ़ अ क्वेश्चन कम्स तो मैं इस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए कौन सा कोट लिखूंगी या कौन सी डेफिनेशन लिखूंगी, एंड मैंने उसको 5-6 बार पढ़ के अपने दिमाग में बिठा लिया था, सो दैट एज सून एज एथिक्स का पेपर मेरे पास आया और मुझे पता चला कि मुझे इस टॉपिक पे आंसर लिखना है, तो मेरे था कि मुझे इस क्वेश्चन में
ये लिखना है, इस क्वेश्चन में ये लिखना है। दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन शुड नॉट बी वेरी कॉमन, इट शुड बी अ लिटिल यूनिक, सो दैट एग्जामिनर वही चीज़ 3 कॉपीज़ में पढ़ के ना आ रहा हो, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू कैन गो बाय फेमस वर्ड्स ऑफ पीपल, जैसे रिचर्ड फाइनमैन हो गए, या सिल्वी प्लैथ हो गई, या कोई सेंट, गीता, एनीथिंग यू फील कि ये कोट करने लायक है, तो आप उन कोट्स को कलेक्ट कीजिए एंड उसको एथिक्स में बहुत ही एग्जॉस्टिवली यूज़ कीजिए। एथिक्स का पेपर इज़ वेरी लॉन्ग, ऑन द फाइनल डे इट्स डिफ़िकल्ट कि आप एथिक्स का पेपर पूरा ख़त्म कर पाएँ, तो डू एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फॉर एथिक्स इन आंसर राइटिंग सो दैट आप टाइम सही से कर पाएँ। एंड फाइनल डे ऐसा ना हो कि आपकी कोई एक 20 मार्क्स की केस स्टडी छूट जा रही है। डू इट इन अ वे कि आप पहले केस स्टडी अटेम्प्ट कर लें सो दैट आप मेजर स्कोरिंग पार्ट कवर कर लें, और फिर बाद में आंसर वाला पार्ट भी कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो सब्जेक्टिव, आपको जो अप्रोच ज़्यादा सही लगती है वो आप कर सकते हैं।